गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम AIA PGT 2025 के पेपर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। ये 61 से लेकर 90 क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। इसके पहले हमने दो पार्ट में 1 to 30, 31 to 60 कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। काश्यप संहिता के अनुसार स्वर्ण प्राशन का अनुपान क्या है? मातृस्तन्य, मधु, सर्पी या मधु और सर्पी? तो मधु और सर्पी दोनों के दोनों स्वर्ण प्राशन के अनुपान के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा पुरीषज क्रमी है? तो महागुद कफच क्रमी है, सौगंधिक कफच क्रमी है, गंडुपद कफच क्रमी है, ओनली सौसुराद पुरीषज क्रमी है। आपको याद होगा मैंने कैसे आपको याद कराया था। पुरीषज क्रमी ही रुक रुक कर आता है, पुरीष रुक रुक कर आता है। तो ककेरुक मकेरुक, कभी कभी पेट खराब हो जाता है, सुर के साथ भी आता है ना। सौसुराद शूल के साथ भी आता है, सशुलुक। और एक और चीज लेलेह, चटनी के जैसे भी आता है, तो लेह लेलेह करके हमने पढ़ा था। तो ऐसे हमने एक कोडिंग एक स्टोरी से याद किया था पुरीषज क्रमी को। तो सौसुराद इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जोड़ियां बनानी थी। पहले ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में सिंगल सिंगल आता था, पर इसको जोड़ियों के फॉर्म में दे दिया है। तो विशाल स्तब्ध नयन, ये तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर से ही याद कराया था कि विशाल स्तब्ध नयन। कोई बोलेगा ना आनाह, आह मतलब कराह रहा है कोई व्यक्ति, आह दे रहा है, आह कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वेदना है। अगर कोई व्यक्ति कराहता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो विशाल स्तब्ध नयन आनाह में। प्रथम रोदती, लगातार रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको स्टोन है। अश्मरी में आता है। अकस्मात अट्टहास, आग से अकस्मात अपस्मार, फिर आ से अतिसार भी तो आ रहा है। पर अपस्मार के पेशेंट में क्या होता है? अट्टहास करता है वो। और देह वैबन, अगर लूज मोशन ज्यादा हो गया किसी व्यक्ति को, बच्चे को लूज मोशन ज्यादा हो गया, तो बॉडी में क्या हो जाएगा? डिस्कलरेशन आ जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर जो है वो थर्ड नंबर, नहीं सॉरी 61, सही आंसर जो है थर्ड नंबर का ही है। ठीक है ना? थर्ड नंबर का आंसर सही है। आप मैच कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे जोड़ियां बनाई है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। काश्यप संहिता में चतुरांगिक धूप के घटक द्रव्य कौन से हैं? पहले देखो सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता था, कौन सी धूप किसमें देते हैं? तो इसका भी मैं एक यूट्यूब वीडियो बना लूंगी, है ना। लिख लेती हूँ टॉपिक को, चतुरांगिक धूप। क्वेश्चन नंबर है आपका 64, है ना। पहले मैंने आपको धूप पढ़ा दिए हैं, कौन कौन से धूप किसमें दिए जाते हैं, पर उसके कंटेंट नहीं पढ़ाए थे। पर अब क्वेश्चन कंटेंट से पूछा जा रहा है, और कंटेंट में भी कौन सा जिसमें कम कंटेंट होते हैं उसको पूछा जा रहा है। तो मैं एक वीडियो इसका बना दूंगी, तो आप वहां से उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें घृत, मज्जा, वसा और लाक्षा होता है चातुरांगिक धूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स के घाव किस विशिष्ट क्रम में बढ़ते हैं? तो ये घाव एक क्रम होता है, पहले क्या बनता है, फिर उसमें पस आता है, फिर उसमें स्कार बन जाता है, ये सब एक क्रमशः चलता है। तो पहले मैक्यूल ही बनता है, फिर उसके बाद पैप्यूल बन जाता है, उसमें पस बन जाता है, फिर वेसिकल हो जाता है, फिर वो क्या पस्चूल फट जाता है, उसके बाद वो क्रस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो क्रम दिया है वो एकदम सही क्रम दिया है। आपका आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, है ना। मॉडर्न के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, मैक्यूल का लक्षण क्या होता है, वो कैसा दिखता है, साइन कैसा होता है, सिम्टम कैसा होता है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन, अगला मतलब इसमें नहीं, अगली साल वही क्वेश्चन दे आपको। ठीक है, क्योंकि पहले ये पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। अब ये भी पहले सिंगल में आता था, अब इसको किसमें दे दिया? ये तो वैसे क्लास में कितनी बार आपको पढ़ाया है। पटाओ सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम में किसकी ट्राइजोमी होती है? 30 नंबर के क्रोमोसोम की होती है। एडवर्ड एडवर्ड 18, एडवर्ड 18 करके याद कराया था, है ना। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम XX Y हो जाता है 47 में, और टर्नर सिंड्रोम में X
रहता है, y गायब रहता है, तो 45x। ये तो बहुत बार आपको याद भी कराए हैं और नया क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर में काफी बार ये सिंगल फॉर्म में पूछा गया था। अब ये कंडीशनल क्वेश्चन दे दिया है ना, एक कंडीशन दे दी है, बाकी सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 महीने का बच्चा है, सामाजिक 3 महीना, इसका मतलब आपको दो चीजें यहाँ से हो रही हैं। सोशल स्माइल बच्चा कब देने लगता है, ये पहले भी पूछा गया है ना। सोशल स्माइल 3 महीने में देता है ना। उसके साथ ही गर्दन संभालता है, तो यानी 3rd मंथ के बेबी में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, स्माइल देना, और दूसरा ये पहले शुरुआत होती 3रे महीने में, ठीक है, और गर्दन को संभालता है, वस्तुओं को आंखों से अनुकरण करता है, उसके द्वारा अब जल्द ही कौन सा विकासात्मक सोपान हासिल कर लेने की संभावना है। तो मोनोसिलेबल्स, रिंगना, रिंग तो सकता ही नहीं है इतने जल्दी, है ना, ये भी नहीं है, वस्तुओं को पकड़ना अभी नहीं पकड़ता, ग्रिप अभी नहीं आती, अभी वो पलटना शुरू करेगा। स्माइल दी बच्चे ने, अगर दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, अगर आपने रिफ्लेक्सेस पढ़े है ना, तो आराम से आपसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पूर्णकालिक 36 घंटे के नवजात शिशु में कुल बिलिरुबिन का स्तर 14 मिलीग्राम पर डीएल है, यानी उसको क्या हो गया है, जॉइंटिस हो गया है, जनरली हो ही जाता है। इस स्थिति में निरंतर फोटोथेरेपी अनुशंसित है ना। सभी को पता है कि बच्चों को अगर जॉइंटिस हो रहा है, छोटे बच्चे नवजात को, तो उसमें हम फोटोथेरेपी देते हैं, बिल्कुल सही कथन है। फोटोथेरेपी से होता क्या है, बिलिरुबिन स्तर को कम करने और कर्निक को रोकने के लिए इंगित किया जाता है, बिल्कुल सही, दोनों कथन सही है। अगर ऐसा होता कि स्पष्टीकरण भी सही है, तो हमारा कथन सेकंड फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा था, पर हमसे ऐसा नहीं पूछा है। इस बार स्पष्टीकरण का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, बस कथन दोनों सही है नहीं है ना, ऐसा दिया है। स्पष्टीकरण में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, पर यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं पूछा इस पेपर में एक भी। आचार्य चरक के अनुसार जुगुप्स चिकित्सा किसमें करते, पुराना क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, राज्यक्षमा में। उन्माद में प्रतिद्वंदी चिकित्सा करते हैं, या परस्पर प्रतिद्वंदी भी इसी को बोलते हैं। फिर एक और आता है अम्लपित्त। अम्लपित्त में कौन सा चिकित्सा करते हैं हम, स्वमार्ग हरण चिकित्सा करते हैं। एक आता है रक्त पित्त, इसमें हम कौन सा चिकित्सा करते हैं, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा करते हैं रक्त पित्त में, ठीक है, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दो स्टेटमेंट दिए हैं जो कि बहुत सिंपल स्टेटमेंट बनाया है। क्या बनाया है, चरक के अनुसार पांडु में तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं, बिल्कुल, तत्र पांडवामयी तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमकी, ऐसा ऊर्ध्व अनुलोमकी यानी वमन और विरेचन तीक्ष्ण कराते हैं, ठीक है। और मृदु भी तिक्ति कामली तू विरेच नहीं, यानी कामला में मृदु कराना चाहिए, तो कामला रोगी में तीक्ष्ण संशोधन कराते, जो कि गलत है। यानी हमारा कथन एक सही है और दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा सही, 3rd नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी पुराना पूछा गया है। मदात्य का अष्टांग लवण किस व्याधि में इंगित है, मदात्य में, और मदात्य में भी कफज मदात्य में दिया जाता है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछा था, शुद्ध शीत जल किसमें देते हैं, मदात्य में। मदात्य में कौन सा जल दिया जाता है, शुद्ध शीत दिया जाता है। तो मदात्य से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मदात्य वाले चैप्टर से एक चरक का पूछ लिया और एक सुश्रुत का पूछ लिया। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय के अनुसार लंघन के प्रकार, तो कंफ्यूजन क्या होता अगर यहाँ पे 12 भी होता, 12 है ही नहीं, फिर भी मैंने आपको याद कराया था 12 लंघन करके अष्टांग हृदय का आता है, 12 नहीं है, तो 2 भी आंसर सही है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, आचार्य चरक का कितने लंघन है, 10 लंघन है। कौन कौन से लंघन है, चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा, आतप, मारुतो, पाचनानी उपवासश्च, व्यायामश्चेति लंघनम, व्यायाम, यानी 1 2 3 4 5 6 इनके शमन कैटेगरी के हो गए, पर इन्होंने शोधन शमन में ऐसा डिवाइड नहीं किया,
पर उनके श्लोक से हमको यही समझ आता है चतुष्प्रकारा संशुद्धि, यानी संशुद्धि में चार कौन से, वमन, विरेचन, आस्थापन, आस्थापन बोला है, अनुवासन नहीं बोला, आस्थापन और शिरो विरेचन, है ना, शिरो विरेचन। तो चरक का श्लोक याद कर लीजिएगा, बाघ भट्ट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस क्या है, इनने दो में डिवाइड किया, एक शोधन ग्रुप में रखा, एक शमन ग्रुप में रखा, तो शोधन में इनके कितने हो गए, 4, इनके 6, बस इनके 5 हो जाएंगे और यहाँ पे 7 हो जाएंगे, तो टोटल 12। कैसे होंगे ये, खून का दिया जला दिया, खून का दिया जला दिया, किसने जला दिया, बाघ भट्ट ने, तो खून से हो जाएगा रक्त मोक्षण, यानी 4 में एक और ऐड कर दिया, रक्त मोक्षण बाघ भट्ट का, और दिया से हो जाएगा दीपन, यानी यहाँ पे इन्होंने पाचन तो था पहले से, दीपन को और ऐड कर दिया। आया समझ में। अगर आपसे ऐसा भी पूछ ले इसके बाद कि निम्न में से कौन सा बाघ भट्ट का नहीं है ना, द्वादश लंघन में चरक का नहीं है, 10वें लंघन में, तो आपको याद रहेगा। फिर मूत्र शुक्र स्थान दोषाश्च अपकर्षयति, निम्न में से किस रसायन के लिए बताया है, मतलब मूत्र शुक्र स्थान के दोषों को भी जो निकालने का काम करता है वो कौन है, वो है च्यवनप्राश। किसके लिए आता है ये, च्यवनप्राश के लिए आता है। च्यवनप्राश का श्लोक। अब एक और कॉन्सेप्ट, जो डायरी आप लेके बैठते हो, है ना, पेपर सॉल्व करते समय उसमें लिख लिया करो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एडवाइस दूंगी, कुछ कुछ बीच में उसको मानना है। तो आप उसमें क्या लिखोगे कि जो क्लास में तो वैसे मैंने पढ़ाया है, लेकिन कभी कभी आप क्या फोकस नहीं करते हो, बस आरोग्य अधिकार याद कर लेते हो कि च्यवनप्राश किसमें दिया जाता है। तो जो सूक्ति टाइप की रहती है ना सबसे लास्ट में, कि फलश्रुति इसमें ये दिया जाता है, या फिर सबसे लास्ट वाला जो श्लोक है, जैसे वृश्य गुटिका का सबसे लास्ट श्लोक हो गया, ठीक है, ऐसे ही बाजीकरण घृत का सबसे लास्ट श्लोक हो गया। तो लास्ट लास्ट वाले अब आपको देखना है, ब्रह्म रसायन का लास्ट वाला, हरितक्यादि का लास्ट वाला, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी है पर आपको स्पेशली उस पर फोकस करना है, ठीक है। इसीलिए ये पेपर मैं पहले सॉल्व नहीं कराती हूँ, जब एग्जाम बस थोड़ा सा क्वेश्चन वाला वो मतलब ऐसा रफली सॉल्व करा देती हूँ यूट्यूब पे, पर एक्चुअल जो सॉल्व करने का तरीका है वो अभी बता रही हूँ, क्योंकि अभी अभी आपका एग्जाम आने वाला है 2026 का, ठीक है। वातज गुल में यदि कफ का अनुबंध है तो एरंड तेल किसके साथ दोगे, एरंड तेल विरेचक होता है, अनुबंध है कफ का, वातज अनुबंध है, तो देखो वात में एरंड तेल काम करेगा, पर कफ के लिए हमको ऐसी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा जो थोड़ा सा लेखन करे, क्या, वारुणी मंड, वारुणी मंड के साथ हम देंगे। अगला क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार, बलिनो बहुदोषस्य स्निग्ध शून्य शोधनम, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दोष हो पर व्यक्ति बलवान हो तो स्नेहन स्वेदन करा के हमको शोधन कराना चाहिए, ऊर्ध अधा कुर्यात स्नेहन यत ना कर्षणम, और आपको उसके बाद स्नेह पिलाना है ताकि कर्षण ना हो। तो किसमें हमको डर रहता है कि व्यक्ति में कर्षण ना हो जाए, तो ये हमको राजक्षमा के पेशेंट में डर रहता है। बलवान है तभी आप स्नेहन स्वेदन करके मृदु शोधन कराते हो, और उसके बाद आप स्नेहन इसलिए कराते हो ताकि व्यक्ति का कर्षण ना हो जाए, क्योंकि राजक्षमा का पेशेंट मल के बल पर ही जीवित रहता है। फिर ये वाला जो श्लोक है ये वात रक्त का है, इसके किसके जस्ट पहले है, ना ही वस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम, इसके जस्ट पहले का श्लोक है, अंडरलाइन कराया था क्लास में, कराया था कि नहीं, वात रक्त में वस्ती श्रेष्ठ होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। उसके पहले का लाइन है विरेच्या स्नेहत्वादो, विरेचन कराना है स्नेह पान कराने के बाद, उसके बाद मतलब विरेचन कराना है, पहले क्या कराएंगे, स्नेह पान कराएंगे आदि में, फिर स्नेहयुक्त विरेचन कराएंगे, तो वात रक्त के लिए। अब देखो कंडीशन क्या बनती है, वात रक्त जहां पे रक्त यानी पित्त का इन्वॉल्वमेंट, पित्त के इन्वॉल्वमेंट में बेस्ट होता है। पक्षाघात तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, ये चला गया। आम वात में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम वात का हमने चरक में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा है, चक्रपाणी और कहीं एवं रत्नाकर कहाँ कहाँ पढ़ा है, क्या होता है, अब मैं ही भूल गई, चिकित्सा सूत्र आमवात का अच्छे से याद करिएगा, है ना, आक्तम नहीं नहीं ये तो गलत जा रही हूँ मैं, विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च
सेंधवादी अनुवास से श्रावस्ती प्रशस्ते, ऐसा सेकंड दो लाइन मुझे याद आ रही है। ठीक है, तो उसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने वो श्लोक पता है। वात व्याधि में हो ही नहीं सकता, बचा हमारा वात शोणित। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार दीपनी शूलग्नि यवागु में कौन सा घटक नहीं है? तो पंचकोल की दिशा। इस बार महाकाशाय से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, महाकाशाय से भी आगे यहाँ पे बोल रही हूँ अष्टाविंशति यवागु से पंचकोल की दिशा। तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। तो चित्रक है, पिपली मूल है, नागर मतलब नागर मुथा नहीं समझ लेना, ये सूंठ के लिए आया है। चव्य, चित्रक, शुंठी, कहीं आप उंगलियों पे काउंट करके कि शुंठी मतलब शुंठी है, नागर मुथा नहीं है ना। ये है, मरीच नहीं है, ये षडूषण में आता है। मतलब आपका आंसर, ये आंसर नहीं है आपके, तो सब होते हैं, ये नहीं होता। तो 4th नंबर का आंसर सही है कि दीपनी शूलग्नि यवागु में मरीच नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सुश्रुत संहिता के इस अध्याय में धान्वंतर घृत प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रमेय पीड़िका, और क्या क्या पढ़े हो आप वहां पे? धान्वंतर घृत, नवायस लोह, साल सारादी, लेह, और एक और चीज आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लिख लेना। 4 चीजें उन्होंने स्पेशली प्रमेय पीड़िका में बताई हैं, धान्वंतर, नवायस, साल सारादी, लेह। ठीक है, फिर वृश्य गुटिका का चरक संहिता के बाजीकरण अध्याय में, अब देखो पहले रसायन का बहुत पूछा जाता था कि कौन सा योग कौन से पाद में आता है, पर इस बार बाजीकरण का पूछ लिया। तो बाजीकरण में वृश्य गुलिका हो या गुटिका, वृश्य गुलिका हो या गुटिका कहाँ पर दिया है? पुमान जात। इसके पहले जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें आपके पहले नंबर पे कौन सा दिया है? वृश्य, एक मिनट, सबसे पहला जो योग है ना, देख लेती हूँ, मिल जाएगा तो बता दूंगी मैं। ब्रह्मणी गुटिका 2025 के पेपर में, नहीं 24 के, 25 का तो यही चल रहा है, 2024 के पेपर में ब्रह्मणी गुटिका का लास्ट वाला कोटेशन पूछा गया था, है ना, पहले पाद में। अब लास्ट पाद का है ये, है ना, कौन? वो ब्रह्मणी गुटिका थी, ब्रश गुटिका। तो पुमान जात बलादिकम यानी शैम्पू करके याद किया था, तो सबसे लास्ट वाला। यहाँ पे क्रम कैसा आता है? SAMPU, संयोग सरमूली पहले नंबर का है, आसिक्त शीरिकम दूसरे नंबर का है, माशपर्ण भ्रति तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर में पुमानजात बलादिकम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आचार्य चरक ने रसायन इदम श्रेष्ठम सर्वरोग हरम शिवम किसके लिए कहा है? शिलाजतु रसायन, भल्लातक रसायन, योगराज रसायन, आमलकी रसायन। तो रसायन विदम सर्वरोग हरम शिवम, ये पांडु में आता है, योगराज में। पांडु में जो योगराज दिया है उसके अंतर्गत नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन होगी उस गद्य की, उसमें दिया है योगराज में, है ना। श्रेष्ठ होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जनरली ऐसी अंदर की चीजें अपन पढ़ते नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिएगा। चिंत्यान अर्थान ना चिंतते, अचिंत्यास चिंतते अर्थात चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार लक्षण निम्न में से किस विभ्रम में मिलता है? बुद्धि में, आचार विभ्रम में, मनोविभ्रम में, और शील विभ्रम में। कठिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है। मनोविभ्रम में मिलता है ना, अभी मैं याद करा देती हूँ। मनोविभ्रम में मिलता है, तो कैसे याद करेंगे? चिंत्यान अर्थान ना चिंतते, अचिंत्यान चिंतते, यानी बहुत चिंता से रिलेटेड जो है वो किसमें है? मन में चिंता लगी रहती, बुद्धि से चिंता होती नहीं, किसमें? मन में लगी रहती है। तो नया क्वेश्चन है, याद करके चलिएगा। ठीक है, अगला है, ये तो अपन ने प्रीवियस ईयर में बहुत बार पढ़ा है, तो पहले तो मैं लिखा देती हूँ। आचार्य चरक ने वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा 2 चीजों में बताई है, सन्निपातज मूत्रकृच्छ और सन्निपातज
अतिसार। कैसे याद कराया था कि वात मल और मूत्र दोनों को निकालने वाली होती है, तो मल और मूत्र में दोनों में सन्निपातज, मल अतिसार सन्निपातज मूत्र कक्ष में वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करेंगे। चरक ने कफ स्थान अनुपूर्वी 2 जगह बताई, सम सन्निपातज ज्वर में और सम सन्निपातज मदात्त में। ठीक है, अब सुश्रुत ने केवल एक ही 2 चीजें ही बताई हैं, मतलब केवल पित्त स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताई है, इसके बाद कुछ नहीं बताया। तो सन्निपातज ज्वर में बताया और सन्निपातज अतिसार में बताया। ये सुश्रुत का बहुत बार मैंने आपको पढ़ा दिया। तो बात चरक का पूछा जा रहा है, वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपातज मूत्रकृच, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपातज ज्वर में बताई है? नहीं बताई। ज्वर में कहाँ बताया उन्होंने? ज्वर में तो कफ स्थान, ये गलत है। कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा मूत्र, नहीं, गलत है। वात बताई, कफ स्थान सम सन्निपातज ज्वर, बिल्कुल सही है। पित्त स्थान इन्होंने बताया नहीं, तो ए और डी सही है। कौन सा सही है? ए और डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, चाहे अष्टांग हृदय हो चाहे चरक हो, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस है ही नहीं। पहले मैं सारी चीजें पढ़ाती थी फिर बार बार, पर एक बार और देख लो। क्या औषध सेवन काल किसने कितने बताए? तो पूरा बृहद त्रयी कार और काश्यप, इन्होंने कितने बताए? 10। यानी चरक, सुश्रुत, बागभट में अष्टांग हृदय के 10 हैं, है ना। और साथ में काश्यप के भी औषध सेवन काल 10 बताए हैं। शारंगधर जी ने कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। ठीक है, संग्रह ने एक और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे इनके? 11 हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने किसका वर्णन किया है एक्स्ट्रा? निशी का किया है। निशी यानी रात्रि में कौन से रोगों में औषध का सेवन करना चाहिए? ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में औषध का सेवन करने के लिए कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय के अनुसार हिक्का के लिए औषध रात्रि में देना है, बिल्कुल गलत। निशी, इन्होंने क्या बोला है? निशी मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में दिया जाता है, पर इनका तो ऐसा है ही नहीं, वो तो संग्रह का है, तो ये गलत है। ठीक है, हृदय के अनुसार ब्यान वायु विकृति में औषध सेवन काल प्रातः काल भोजन के अंत में देना चाहिए, बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, हमारा 4th नंबर का सही होगा। अब मैंने आपको चरक का कई बार लिखाया था, सेम बागभट्ट का भी वही है। 3 वायु के संदर्भ में, 5 वायु के संदर्भ में लिखाया था चरक और बागभट्ट सेम। तो प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये क्रम मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। तो इसी क्रम में आपको वायु याद है, तो इसमें क्या था? ग्रास और ग्रासांतर, निवाले के साथ ले लो, निवालों के बीच बीच में, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला वायु। समान वायु में भोजन के मध्य में, भोजन के मध्य में यानी सुबह का भोजन खा लिया, दोपहर में मेडिसिन खा ली, फिर शाम का भोजन, ये भोजन का मध्य होता है। निवाले के मध्य में नहीं, वो तो ग्रासांतर रहता है। ठीक है, फिर जब ऊपर वाला था तो इसमें हमने लिखा था सायं भोजन के पश्चात, जबकि ऊपर वाले में ऊपर वाला प्रातः लिखना था, पर नहीं, ये सायं और यहाँ पे हमने प्रातः भोजन के पश्चात लिखा। अपान वायु में भोजन के पूर्व लेते हैं, है ना। ये वायु का कॉन्सेप्ट, मतलब जिस वायु का स्थान जहां है उसके हिसाब से। तो अपान वायु, पहले मेडिसिन खाएंगे तो जल्दी से पहुंच जाएगी, खाना खाने के बाद खाएंगे तो ऊपर रहेगी, तो भोजन के पहले ही अपान वायु की तरफ मेडिसिन को डाल दो। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा? व्यान वायु विकृति में औषध प्रातःकालीन भोजन के पश्चात लेना है, तो अच्छे से याद भी करा दिया, अब इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब कौन सा रसायन कफज हृदरोग में दिया जाता है? तो शिलाजतु रसायन दिया जाता है। नागवला, कुष्मांड, मधुयष्टि नहीं, कौन सा? आमल की रसायन। तो ए और डी हमारा सही है। देखो, पहला तो आपको, अब ये क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे इसमें कौन कौन से दिए जाते हैं पहले तो वो लिखा देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी। तो आपको इतना याद है, हमने शिलाजतु पढ़ा था बहुत अच्छे से, शिलाजतु तो याद ही है, बाकी ना याद हो, आमल की ना याद हो चलेगा। आमल की च्यवनप्राश, च्यवनप्राश। अगस्त हरित की इसलिए याद होगा क्योंकि अगस्त हरित की
कास में बहुत अच्छा काम करती है ब्रह्म रसायन, अभया आमल की, ब्रह्म रसायन और अभया आमल की, ये सब दिया है, ये सब दिया है। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन हमको ढूंढना है जिसमें 100% ए तो रहे, ए तो एक में ही रहा है, तो आंसर हमारा सेकंड हो गया, है ना। पहले क्वेश्चन देख लिया, अब ये थोड़ी ना मुझे पता है कि कौन सी नहीं दी है कौन सी दी है, इतना ज्यादा थोड़ी ना याद है, बस इतना याद है शैलाजा तो दी थी, तो ऐसे आप उसको फटाक से सॉल्व भी कर लोगे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। चतुष्प्रकारा संशुद्धि आ गया ना, अभी मैंने बताया चतुष्प्रकारा संशुद्धि, दशविध लंघन, एक लंघन से बाघभट का आ गया, चरक का आ गया, तो कौन सा नहीं, शिरोविरेचन है, रक्तमोक्षण नहीं है, निरुवस्ती है, अनुवासन वस्ती नहीं है, है ना, वमन है, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा, ए सी और ई रहेगा, ए सी ई रहेगा। अभी अभी मैं लिखा के आई हूं, है ना, आंसर हमारा थर्ड नंबर का सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचकर्मा से, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल गलत नहीं बताया, पंचकर्म से बहुत ज्यादा एआर के क्वेश्चन बनते हैं, तो अधिकतर पंचकर्मा से ही दिए हुए हैं, भले चिकित्सा स्थान से क्यों ना दिए हो। तीक्ष्ण संशोधन किसमें कराते हैं, हुआ तो पंचकर्म का क्वेश्चन। नस्य एवं अस्थि कर्म के समय स्नेहपान वर्जित है, अपन ने क्या पढ़ा था, एक साथ दो मार्गों से स्नेहपान नहीं करा सकते, तो नस्य वस्ती अगर दे रहे हैं तो स्नेहपान नहीं करा सकते, बिल्कुल सही। सर्पदंश में स्नेह की कौन सी मात्रा, उत्तम मात्रा, बिल्कुल सही। क्या पढ़ाए थे, उत्तम मात्रा, चरक सूत्र स्थान 13 का रेफरेंस है, हमने ये पढ़ाया था। सांप ने काटा तो सर्प विसर्प दो याद कर लिए थे, फिर भागने लगे, गुल्म हो गया, है ना, उन्माद हो गया तो भागने लगे, ऐसे करके अपन ने कम से कम 5 से 6 डिसीज याद की थी, पूरा एक स्टोरी के थ्रू। तो सर्पदंश में क्या देते हैं हम, उत्तम मात्रा, तो हमारे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87, वमन निर्देशित है, वही पंचकर्म से बहुत पूछा गए हैं क्वेश्चन, तो अयोग्य वाला मैंने आपको टिप ऑफ टंग रटा दिया है, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। देखो क्या बताया था, पेट वाली बीमारियां, तो पेट में क्या होता है, गुल्म होता है ना, वहीं पर उदर रोग हो गया, वहीं पर अष्ठीला हो गया, वहीं पर प्लीहा भी होता है। फिर चेहरे पे आ जाओ, चेहरे में जितनी भी प्रॉब्लम है, सिरा, शंकर्ण, शूलारती, तिमिर भी होता है, सभी कुछ, है ना। तो इसमें भी नहीं देते हैं वमन, इसमें भी नहीं देते हैं वमन, इसमें भी नहीं देते हैं, नहीं याद है हमको देते कि नहीं देते, हमको तो इतना याद है पांडु में तो देते हैं, याद था ना, भूल गए बाई चांस, पर पांडु का तो आपको याद था, अभी पढ़ा था पांडु का, तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं, है ना, तत्र पांडवामयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमकई, यानी ऊर्ध्व वमन कराते, अनुलोमन यानी विरेचन कराते हैं, तो पांडु का पता था, तो वमन निर्देशित है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तरीका बता रही हूं आपको कि अगर आप बाय चांस भूल गए तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए वस्ती नेत्र का प्रमाण 8 अंगुल होना चाहिए क्या, अभी देख लेते हैं। 6 6 दूनी 12, 6 18 ना हो के राउंड फिगर 20, ये मैंने यूट्यूब पर चरक सुश्रुत बाघभट का अच्छे से पढ़ाया हुआ है कंपैरिजन में। तो 6 में 6 अंगुल, फिर 8 था, फिर 10 नहीं था, 12 था, 10 कट गया था, वो कहाँ चला गया था, सुश्रुत में चला गया था, तो पहला कथन सही है कि 12 में 8 अंगुल दे दिया। फिर चरक के द्वारा 8 वस्ती दाता दोष हैं क्या, देख लेते हैं। वस्ती नेत्र दाता, वस्ती दोष, नेत्र दोष, दाता दोष, 8 8 10, दाता के 10 होते हैं भाई, ये गलत बताए हो आप। और साथ ही सुश्रुत के देख लेते, सुश्रुत का हमने क्या पढ़ा था, 5 में 1 जोड़ा तो 6 बन गया था, 5 11 6। काश्यप का देख लेते हैं, 9 6 और 10, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है, एक बार और पढ़ लो। तो हमारा कथन एक तो सही है, पर हमारा कथन दूसरा वाला गलत है। 88 हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आयुष जी के, अभी करंट में पढ़ा ही रही हूं, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, बाकी ये मैंने पढ़ाया हुआ था आपको पिछले साल भी, ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्वेश्चन आए हैं, इधर उधर से कहीं से क्वेश्चन, इसलिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आयुर्ज्ञान योजना पहले मैं हिंदी में पढ़ा दूंगी, फिर इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगी, दोनों आपको याद होना चाहिए। आयुर्ज्ञान योजना,
किससे? आयुर्वेद का हमको ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे? आयुर्वेद का विकास करेंगे। तो आयुष में क्षमता का विकास करेंगे और सतत चिकित्सा शिक्षा में ही विकास करेंगे। ज्ञान होगा, कैसे ज्ञान होगा? हमको चिकित्सा का ज्ञान होगा जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे चिकित्सा की, तभी हमको ज्ञान होगा और हम आयुष में क्या करेंगे? क्षमताओं का विकास करेंगे। आयुर स्वास्थ्य योजना यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, यानी जन स्वास्थ्य एवं खेल चिकित्सा में आयुष की भूमिका। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल यानी विश्व के लेवल पे, तो क्या होगा? अगर ये नहीं भी किया होता तब भी बन जाता। आयुष उत्पादों, सेवाओं, शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। और वृक्ष आयुर्वेद यानी वृक्ष है आयुर्वेद की औषधियां, तो औषधि पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन। यहीं से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक एक क्लास में मैं 2-2 योजना आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है। NCI-SM मैंने पढ़ा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो चेंजेस हुए थे वो। ठीक है। तो आयुर्ज्ञान स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड CME इन आयुष, कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है। आयुर स्वास्थ्य क्या कर रहा है? इंटरवेंशन ऑफ आयुष इन पब्लिक हेल्थ। तो स्वास्थ्य या हेल्थ हिंदी से सॉल्व करोगे ज्यादा अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि वो मैच कर रहा है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम क्या हो जाएगा? ये ग्लोबली है ना। और वृक्ष आयुर्वेद में कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा इसका? सेकंड नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। चरक के अनुसार समानता कौन सी ऋतु में? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रावट, शरद और बसंत में। ACE में हम क्या देते हैं? ACE में नस्य देते हैं, या इसी को हम संशोधन ऋतु के नाम से जानते हैं, या इसी को हम साधारण ऋतुओं के नाम से भी जानते हैं। तीनों चारों क्वेश्चन इसके आंसर होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेशन के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक। थैंक यू सो मच।